हेलो। उस सेशन को स्टार्ट करते हैं 9 PM पर, ठीक है। और जब तक आप इस जब तक आप इसको शेयर कर दो अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड को। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन हो जाएगा।
तो एक बार मुझे बता दो कि ऑडियो और स्क्रीन विजुअल है या नहीं। ऑडियो और एक बार चैट के थ्रू बता दीजिए कि ऑडियो और जो स्क्रीन है वो विजुअल है या नहीं, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनका, अभिनव कुमार झा का। तो इनके लिए जो रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं इनसे। तो इन्होंने जो हेडर यूज किया है, हेडर में स्पेस नहीं दिया। ठीक है, जस्ट इन्होंने डबल हॉरिजेंटल लाइन यूज किया है। ठीक है, तो ये चीजें रिमूव कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग के बाद और हेडर के पहले, मतलब हेडर के बाद और रिज्यूम की जो फर्स्ट हेडिंग होती है उसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। और यहाँ पर समरी में हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी हाईलाइट नहीं किया तो कुछ वर्ड आप हाईलाइट कर सकते हो, जो आपको हाईलाइट करना चाहिए, जो आप अपने स्किल्स के बारे में जो बता रहे हो। और एक चीज हम जो बोल चुके हैं, अ, सबसे पहले हम उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम रिज्यूम रिव्यू को बाद में स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा चीजें बता देते हैं आपको कि एक परफेक्ट रिज्यूम बनाने के लिए कुछ चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट, उनका तो आपको ध्यान ही देना होता है। पहला आपका टेम्पलेट कौन सा, आप किस टाइप से टेम्पलेट यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपने फॉन्ट यूज किया, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो कौन सा फॉन्ट आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने कंटेंट किस टाइप से यूज किया है और टैक्स अलाइनमेंट किया है। और आपने जो ऑर्डर ऑफ हेडिंग है आपकी रिज्यूम की, वो किस टाइप से आपने यूज किया है। और नेक्स्ट हो सकता है आपका एटीएस स्कोर। ठीक, एटीएस स्कोर हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका पीडीएफ जो नेम होता है पीडीएफ का, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसका जो आपने पीडीएफ का नेम कौन सा किस टैब से आपने ऐड किया है। ठीक है, पीडीएफ में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यदि हम किसी रिज्यूम को बना रहे हैं, तो ये चीजें हमें पहले देखना चाहिए। टेम्पलेट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का टेक्स्ट कौन सा है, कंटेंट हम किस टैब से ऐड कर रहे हैं, हमारा ये कोई ब्लैंक या कोई खाली स्पेस तो नहीं है रिज्यूम में। फिर उसके बाद हमारा टैक्स अलाइनमेंट हो गया।
और उसके बाद हमारा ऑर्डर ऑफ हेडिंग जो कि मेन चीज है रिज्यूम की। और नेक्स्ट आपका एटीएस स्कोर और आपका पीडीएफ नेम आपने किस टाइप से यूज किया है, ठीक है। पीडीएफ का नेम का मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप यदि रिज्यूम बना लिया आपने और उसका पीडीएफ का नेम आप किस टाइप से रख सकते हो, किस टाइप से आप लिख सकते हो या ऐड कर सकते हो पीडीएफ में। तो आप यदि आपका जो नेम है वो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, उसके बाद जिस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस रोल का आप लिख सकते हो। जैसे सपोज मोहित आपका नाम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा है मोहित, ठीक है, अंडरस्कोर हो गया शर्मा। फिर जैसे आप एच डी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो एच डी यहाँ पर आ गया, ठीक है, डॉट पीडीएफ हो गया। तो इस टाइप से पीडीएफ का नेम होना चाहिए। जैसे आप किसी को अप्लाई कर रहे हो या आप किसी को भेज रहे हो तो वो आपके पीडीएफ के नेम से ही बता सकता है कि आप किस टाइप के रोल के लिए इंटरेस्टेड हो या किस टाइप के रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट में जो पीडीएफ का नेम कोई नंबर्स हो जाता है, मतलब नंबर ऐड कर देते हैं पीडीएफ में, या किसी में इस टाइप से लिखा होता है रिज्यूम 1 to 5, ठीक है। तो रिज्यूम की जो कॉपी आपने फाइल की है उसका नंबर नंबर लिखा होता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी से थोड़ा दूर रहो। और यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से नाम लिखना होना चाहिए कि आपका पहला फर्स्ट नेम क्या है, फिर उसके बाद अंडरस्कोर, फिर सेकंड नेम क्या है, फिर उसके बाद आपने किस रोल के लिए आपने अप्लाई किया वो रोल आना चाहिए, ठीक है। फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम जो रिज्यूम रिव्यू। तो इनके गैप होना चाहिए, यहाँ पे जो इन्होंने हेडर के बीच में गैप नहीं दिया। और यहाँ पर कुछ जो कीवर्ड है उनको उनको हाईलाइट करना चाहिए अपनी स्किल का, ठीक है। और की एक्सपर्टीज आपने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पर वैसे टेक्निकल स्किल थोड़ा सही रहता है। इसके बाद यहाँ पर कोई एक हेडिंग होती है मैं, और इन्होंने इसी में एक गैप में आप इन्होंने आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जस्ट नीचे इन्होंने सॉफ्ट स्किल भी ऐड किया है। तो यदि आप सॉफ्ट स्किल को ऐड कर रहे हो तो इसके अंदर ही ऐड करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अंदर ही आप ऐड कीजिए। और यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट वाला भी हेडिंग, तो मेन चीज पता है प्रॉब्लम ये है, आपने एक तो गिटहब ऐड भी नहीं किया। सेकंड चीज आपने हेडिंग का ध्यान नहीं दिया। हेडिंग आपने किसी टैब से भी ऐड कर दी है, यहाँ पर डबल हॉरिजेंटल लाइन आपने यूज की है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर भी मतलब रिज्यूम की सभी हेडिंग में आपने डबल हॉरिजेंटल लाइन यूज की है। तो सर्टिफिकेशन में आपने इस टैब से यूज किया है। तो काफी चीजें हैं आपके रिज्यूम में, ठीक है। तो आपके रिज्यूम में कुछ प्रॉब्लम है, उनको आप सही कर सकते हो कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे आपने डबल हॉरिजेंटल ज्यादा यूज किए और आपका जो टैक्स अलाइनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप इसको ऐड कर सकते हो। सेकंड हम रिज्यूम रिव्यू करें, इनका है, ठीक है। तो यदि आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑफ कैंपस में इस टाइप का जो फॉर्मेट काफी कम यूज होता है, ठीक है। ये ऑन कैंपस के लिए ठीक है, जो आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है तो कॉलेज वाले एक अपना अलग फॉर्मेट देते हैं रिज्यूम के लिए, वो वहाँ ठीक है एप्लीकेबल है वहाँ पर, ठीक है। बट आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस टाइप के फॉर्मेट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर आप एक एजुकेशन डिटेल के टैब से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने टेबल यूज किया तो टेबल को रिमूव कर देना। और यहाँ पर जो जिस टाइप से एजुकेशन डिटेल ऐड की जाती है उसको यूज करना, ठीक है। और उसके बाद आपका नीचे आपने थोड़ा फॉन्ट का जो साइज है वो काफी लेटर जो है, मतलब टेक्स्ट जो है काफी स्मॉल में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ काफी स्मॉल में आपने ऐड किए हैं। टेक्स्ट जो है आपका टेक्स्ट का जो फॉन्ट है काफी स्मॉल में ऐड किया है। फिर आपने टेक्निकल स्किल्स के लिए आपने टेबल यूज कर ली, वो भी आपको रिमूव करना चाहिए। और मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसमें, काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपने एक तो टेबल ज़्यादा यूज़ किया और फॉन्ट का जो साइज है आपने काफ़ी स्मॉल यूज़ किया है टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पर आपने गिटहब का लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हाँ ठीक है, थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, टैक्स अलाइनमेंट, उसको थोड़ा सही कर सकते हो टैक्स अलाइनमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इनका, इन्होंने जो एक लाइन ऐड की है ये वाली, तो इस टाइप की चीज़ें कभी भी हमें ऐड नहीं करना चाहिए। केवल यहाँ पर लोकेशन आता है, जस्ट नेम के नीचे लोकेशन,
और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो गया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, फिर आपकी गिटहब प्रोफाइल हो गया। तो हेडर को सही करो और प्रोफेशनल समरी इसमें हाईलाइट करो। ठीक है। एजुकेशन डिटेल भी काफ़ी ख़राब है। और प्रोजेक्ट भी आपने पूरा स्पेस, देखो स्पेस भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, टैक्स अलाइनमेंट भी प्रॉब्लम है। कुछ भी टैक्स जो फॉर्मेट में पूरा तरीके से नहीं है। ठीक है। आपने रैंडमली कहीं भी यूज किया है वर्ड को, आपने कहीं भी टेक्स्ट को लिख दिया है, कहीं भी आपने कोई सी भी लाइन आपने ऐड कर दी है अपनी मर्जी से। ठीक है। आप चाह रहे हो कि मेरी मर्जी से रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपने कुछ भी कहीं भी ऐड कर दिया है। तो देखो यहाँ पर आपने टेक्निकल स्किल्स ऐड किया है, यहाँ पर काफी गैप दे दिया है। ये रिमूव करना चाहिए। ठीक है। तो ये काफी मतलब बैड फॉर्मेटिंग आपने यूज किया। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। आप अप्लाई कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। और सेकंड हम देखते हैं, उन्होंने फिर एक हॉरिजेंटल लाइन को एक्स्ट्रा, मतलब हॉरिजेंटल लाइन को ऐड कर दिया। अभी मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा रिज्यूम, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। और उसी रिज्यूम के साथ यदि आप बना सकते हो तो आप डॉक्स का यूज करके बना सकते हो उस टाइप का। नहीं तो आप उसी टाइप से आप एक फॉर्मेट में आपको रिज्यूम बनाना है। ठीक है। उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। कुछ टैक्स अलाइनमेंट भी आपका खराब नहीं है। एक आपकी कंटेंट भी प्रॉपर तरीके से ऐड है। तो एक अभी सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप का आपका सैंपल आपको यूज करना चाहिए रिज्यूम बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी एक देखो, यहाँ पर काफी गैप नहीं दिया। और कंटेंट ऐसा लग रहा है कि काफी पूरा कंटेंट को आपने पूरा जंक, जंक जो होता है जंक टाइप का आपने पूरा तरीके से ऐड किया है। ठीक है। कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब एक लाइन स्पेस भी होता है, एक लाइन स्पेस भी नहीं है, वर्ड स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर भी काफी गैप दिया, देखो ये भी गैप। यहाँ पे ये भी चीजें नोटिस की जाती हैं। हर चीज नोटिस की जाती है, समझो बात को। जब तक आप अपने रिज्यूम में जो मैंने अभी 6 चीजें बताई थी उनको प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं करोगे, आपका एटीएस बढ़ेगा नहीं। एटीएस इम्प्रूव नहीं होगा तो आपका शॉर्टलिस्ट होने का चांस नहीं है, क्योंकि एटीएस ऐसी चीज है जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है तो आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो असेसमेंट वगैरह के लिए। नहीं तो आप बस अप्लाई करते रहो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आप फॉर्मेटिंग और टैक्स अलाइनमेंट कंटेंट वगैरह चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अप्लाई भी मत करो। यदि आप रिज्यूम को प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहे हो तो अप्लाई भी नहीं करना चाहिए आपको कभी। या तो आप अपना रिज्यूम बनाओ फिर उसके बाद अप्लाई करो, नहीं तो फिर अप्लाई करना छोड़ दो। और कोशिश करो कि कंपनी में जा जाकर आप फेस टू फेस बातें कर लो। ठीक है। रिज्यूम को दिखाना ही नहीं है आपको। ठीक है। क्योंकि वैसे ही आप अनशॉर्ट लिस्टेड हो, आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा वैसे ही। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिंक्डइन का नेम ही नहीं लिख दिया। लिंक्डइन प्रॉपर तरीके से आएगा, गिटहब हो तो गिटहब ऐड कर सकते हो, इसमें हाईलाइट कर देना है। और यहाँ पर जो कलर इन्होंने यूज किया इनका, मतलब कलर यहाँ पर ब्लू यूज कर सकते हो। ठीक है। ये हम ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कलर यूज कर रहे हैं अपनी हेडिंग के लिए, आप ब्लू आप यदि यूज करते हो वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से माना जाता है। तो आप इस ब्लू कलर को हेडिंग के तौर पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर आपने जो है ना टॉप पर आपने लिख दिया है, यदि आपका कॉलेज ठीक है, अच्छा कॉलेज है, टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज है तो आप लिख सकते हो। बट मुझे नहीं लगता ये टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज से आता है। तो आपको जस्ट इसको नीचे ऐड करना चाहिए, सबसे टॉप पर अपनी टेक्निकल स्किल्स रखो। और यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसको टॉप पर रखो, फिर उसके बाद अपना टेक्निकल स्किल्स तो है ही नहीं है इसमें। हाँ। देखो इन्होंने फिर एक और गलती कर दी। इनकी गलती पता है क्या है, इन्होंने जो है वन रिज्यूम की जगह, मतलब वन रिज्यूम पेज की जगह 2 पेज यूज किए हैं। ठीक है। आ, 2 पेज इन्होंने यूज किए हैं रिज्यूम के लिए, तो ये तो कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक रिज्यूम और 2 रिज्यूम के पेज आपको कब ऐड करने चाहिए। पहला रीजन, आप अभी स्टार्टिंग में फ्रेशर हो। ठीक है। तो कोशिश करो कि आपका जो पूरा कंटेंट एक ही पेज में आ जाए और वैलिड कंटेंट हो। ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो, आप कुछ भी ऐड कर रहे हो अपने रिज्यूम में, ऐसा नहीं करना। आपको वैलिड, आपको कंटेंट को ऐड करना है, वैलिड ही चीजों को आपको लिखना है। ठीक है। 2 रिज्यूम के पेज को तब आप यूज कर सकते हो जब आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है। ठीक है। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है, ठीक है, जो अमेजोन में काम कर रहा है HD3 के लिए। ठीक है। तो इन्होंने HD3 से पहले आप इन्होंने HD2 पे भी काम करा होगा, HD1 पे भी काम करा होगा किसी दूसरी कंपनी में।
तो ये अपनी वर्क मतलब रिज्यूम पेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये अपने रिज्यूम पेज में ऐड करेंगे तो इनका 2 पेज हो जाएगा, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है इनके पास, ठीक है। तो ये ऐड कर सकते हैं, आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इतना कंटेंट है कि आप 1 पेज में ही आपको ऐड करना चाहिए, और वैलिड कंटेंट होना चाहिए। कुछ भी आप ऐड कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। और देखो यहाँ पर इन्होंने जो है सॉफ्ट स्किल के लिए अलग हेडिंग बना दे, ठीक है, ये चीजें नहीं है। और यहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए एक अलग हेडिंग है इनके लिए, ठीक है। तो इनको आप एक मर्ज कर सकते हो, अचीवमेंट हो गया आपका, अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन, इस टाइप की हेडिंग को आप दे सकते हो, ठीक है। आ, पहले तो आप इसको 1 पेज में कीजिए, और हेडिंग का कलर आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ हेडिंग आप चेंज करना है, और इसमें गिटअप वगैरह ऐड करो। और चीज, गिटअप की लिंक इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। और प्रोजेक्ट में मुझे टैग स्टैक भी नहीं दिख रहे, टैग स्टैक भी यूज करो कि कौन सी स्किल से आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, ये आपको ऐड करना चाहिए। और नेक्स्ट, इन्होंने भी एजुकेशन डिटेल को स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, जस्ट नीचे इसको डाउन में ऐड कर दीजिए। और नीचे एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस आपको यदि कंपनी का है, और वो कंपनी है जो जिस कंपनी ने आपको स्टेपन दिया है, यदि इंटर्न का है तो, ठीक है, वो कंपनी आपके पास है जिस कंपनी ने आपको स्टेपन दिया है इंटर्न का, तो इस टाइप के एक्सपीरियंस को आप टॉप पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप यदि सर्टिफिकेट को या कोई वर्चुअल आपने ट्रेनिंग ली है, उसी को एक्सपीरियंस के तौर पर आप टॉप पर लिख रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक वैलिड इंटर्न वाले एक्सपीरियंस को टॉप पर लिख सकते हो। जैसे किसी कंपनी में आपने ज्वाइनिंग की है, मान लो आपने मीशो कंपनी ज्वाइन की है जिसने आपको स्टेपन दिया है, उसका इंटर्न का एक्सपीरियंस माना जाएगा, वो वैलिड है। बट कोई वर्चुअल आपने ट्रेनिंग यूज की है, ठीक है, और आपने कोई वर्चुअल कोर्स वगैरह टाइप के यूज किए हैं, तो वो टाइप का एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस में तो ऐड कर सकते हो, बट उसकी हेडिंग को आप टॉप पर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप ट्राई करो कि टेक्निकल स्किल्स के बाद अपना ऐड करना है। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। टेक्निकल स्किल्स को स्टार्टिंग में ऐड करो, उसके बाद जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रिज्यूम में देखो, ये जो ब्लैंक है, कोशिश करो कि कुछ भी ब्लैंक ना हो, पूरा रिज्यूम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर में पूरा कंटेंट के साथ होना चाहिए, और छोटी भी जगह भी नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। मतलब एचआर को लगे कि हाँ इसके पास कंटेंट है, टेक्निकल स्किल्स है, सब कुछ है, और हम इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लैंक थोड़ा एक नोटिस करा देता है कि इसके पास जो है काफी कम कंटेंट है, ठीक है, भले ही आपने कुछ ऐड किया हो, बट ब्लैंक भी, कहीं भी ब्लैंक होगा आपका रिज्यूम में, तो थोड़ा नोटिस में आ जाओगे आप। तो कोशिश करो कि कुछ भी ब्लैंक ना हो। और यहाँ पर गिटअप का लिंक ऐड करो, इसमें जो है टैग स्टैक का नीचे, प्रोजेक्ट के नीचे ऐड करो। आ, तब इसका जो रिज्यूम है वो प्रॉपर तरीके से ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज में करना है। ये जो है हेडर ही आपका प्रॉपर तरीके से नहीं है, हेडर को आपको चेंज करना है, और यहाँ पर इसमें हाईलाइट करना है। और ये जो स्किल्स हैं, ये आपको, यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए इन स्किल्स के साथ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ट्राई करो कि आप पहले स्किल्स को सीख लो, फिर उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। इन स्किल्स के साथ आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो इंटर्न क्यों ना हो, चाहे वो एक जॉब प्रोफाइल के लिए क्यों ना हो, वो कहीं भी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि आपके पास है ही नहीं है कुछ टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, जो आप दिखा सको रिज्यूम में। तो पहले आप अपना स्किल्स को पूरा इम्प्रूव करो, टेक्निकल स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, फिर आप अपना ऐड करना, फिर अपना जो है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपनी स्किल्स पर ध्यान दो, और उसके बाद फिर दोबारा सबमिट करना है रिज्यूम को, तब हम देखेंगे। और देखो आपने सेकंड पेज भी यूज़ कर लिया है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। ये चीजें दिखा देता है कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, या मतलब कितने सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है। आपने पीडीएफ में एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दिखा देता है कि आप कितने सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है। तो ये चीजें सब नोटिस में की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि एचआर कुछ नहीं देखता, सब कुछ देखता है एचआर। आपके रिज्यूम प्रोफाइल तक भी, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल तक खोल के देख लेता है कि आपने लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या क्या ऐड किया है, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप मुझे एक चैट के थ्रू बता दो वॉइस और स्क्रीन विजुअल है या नहीं।
चेंज करने हैं इसको भी तो एक बार वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार बता दीजिए मुझे चैट के थ्रू। चलो स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से। ठीक है। अ, इनके रिज्यूम को देख लेते हैं। और देखो इनमें प्रॉब्लम क्या है कि हेडर इन्होंने बना दिया है। हेडर में जस्ट नीचे आप अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो। मतलब हेडर का भी एक ऑर्डर होता है, उसको फॉलो करो। और प्रोफाइल समरी में डबल हॉरिजेंटल लाइन यूज़ की है, तो ये यहाँ पर गैप है। ये गैप यहाँ पर आपने यूज़ किया है, यहाँ पर भी आपने गैप यूज़ किया है। और गिटहब का लिंक नहीं है, और ना ही प्रॉपर तरीके से आपने रिज्यूम में जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वो ऐड नहीं किया। ठीक है, 5 आपने प्रोजेक्ट ऐड कर दिए, तो ये तो कभी होगा नहीं शॉर्ट लिस्ट। आप बस केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ आपने इन्होंने स्टार्टिंग में एजुकेशन डिटेल ऐड कर दिया, तो मैं जस्ट फिर दोबारा से बोलूंगा कि एजुकेशन डिटेल को टॉप पर रखना है जब आपका कॉलेज टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज है। मतलब आपका आईआईटी कॉलेज है या एनआईटी कॉलेज है या ऐसा कॉलेज है जो टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज में आते हैं, तब आप एजुकेशन डिटेल को टॉप पर लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसको डाउन में लेके जाओ। जस्ट इम्प्रेशन, जैसे कोई रिज्यूम एचआर आपका खोलता है तो आपके जो फोकस उसका होना चाहिए या तो वर्क एक्सपीरियंस पे होना चाहिए या टेक्निकल स्किल्स पे होना चाहिए। ठीक है, ना कि आपके एजुकेशन पे। क्योंकि एजुकेशन ही आपका कॉलेज ही ऐसा है तो फिर वो नहीं देखेगा। तो एजुकेशन को चेंज करो। ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी ठीक है, रिज्यूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लग रहा मुझे। और हाँ, एक बार एटीएस इसका चेक कर लेना। कोडिंग प्रोफाइल भी ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपने ऐड की है। टेक्निकल स्किल्स, हाँ एक बार इसका ऑर्डर ऑफ हेडिंग चेंज करो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ हेडिंग आप एक बार चेंज करना है इसका। और सबसे अच्छा यदि आप कर सकते हो तो जो हेडिंग है इनको या तो बोल्ड करो। ठीक है, या बोल्ड नहीं कर सकते हो तो इसका जो कलर है आपको ब्लू करना चाहिए। ठीक है, ब्लू ब्लू कलर जो आप करते हो तो थोड़ा अलग ही इंप्रेशन पड़ता है और अलग ही हेडिंग दिखती है। तो ऑर्डर ऑफ हेडिंग चेक चेक करना है इसका एक बार। फिर उसके बाद चेंज करने के बाद एक बार इसका जो है एटीएस चेक करना कि एटीएस कितना आता है। फिर आप दोबारा से मुझे बताना है। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन में पिन कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्टेट या सिटी लिख सकते हो। और उसके बाद अपने जो प्रोजेक्ट भी सही से ऐड किए हैं। और उसके बाद ठीक है, प्रॉपर है। एक बार ऑर्डर ऑफ हेडिंग पे ध्यान देना। और यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर लिख दिया पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप यदि समरी ऐड कर रहे हो तो समरी में लिखने की कोशिश करो, समरी में बताने की कोशिश करो कि हम जो जॉब डिफाइन मतलब सर्च कर रहे हैं वो पाइथन फुल स्टैक डेवलपर के लिए, तो वहाँ कहने की कोशिश करो। ठीक है, आप हेडिंग में लिख रहे हो पाइथन फुल स्टैक डेवलपर, वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, और उसके नेम के नीचे आपका लोकेशन आता है, आप लोकेशन आप ऐड कर देना। और उसके बाद अपने टेक्निकल स्किल्स ऐड किए, स्किल्स की जगह आप टेक्निकल स्किल्स ऐड करो। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपने ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने ये यूज़ किए हैं इनको रिमूव करो। जो आपने हाइपन जिसे बोलते हैं हाइपन आपने यूज़ किया, इसको रिमूव करो। ठीक है, और गिटहब आप ऐड कर सकते हो, प्रोजेक्ट में गिटहब को ऐड करो। और कोशिश करो यदि आप प्रोजेक्ट बनाया आपने तो 2 या 3 डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। केवल आपने 4-5 ऐड किया, केवल 2 या 3। और कंटेंट आपका काफ़ी कम है, तो कंटेंट में कम जैसे अवार्ड और सर्टिफिकेशन या अचीवमेंट बोल सकते हैं, ये कम है, तो इसको थोड़ा और ऐड करो। कोई सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करो जो आपके लिए थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, और एमसीए आपने किया है तो आप बीसीए की भी डिटेल ऐड कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका मतलब रिज्यूम जो है ब्लैंक नहीं हो। जिससे थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है कंटेंट में प्रॉब्लम है आपके कंटेंट में, तो आप यहाँ पर बीसीए की भी डिटेल ऐड कर सकते हो, किस कॉलेज से बीसीए आपने किया। तो ये पूरा ब्लैंक से मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे डिटेल आपने अभी पूरा एजुकेशन प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं की है। और यहाँ पर सेकंड एक्स्ट्रा पेज आपने ऐड किया है। और शायद ये किसी का रिज्यूम है जो विजुअल नहीं है। 1 मिनट, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, आ गया। हाँ, इनका देखो, यदि आप सीवी बना रहे हो तो सीवी में आप जो है एक इमेज अपना ऐड कर सकते हो। बट
आप कभी भी रिज्यूम में अपना जो है इमेज को आपको ऐड नहीं करना, ठीक है। हाँ, कभी भी आप अपनी सीवी में, हाँ सीवी में अपने इमेज को ऐड कर सकते हो, पिक को, बट रिज्यूम में कभी भी अपने जो इमेज है वो आपको फोटो को कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपना बायोडेटा नहीं शेयर शेयर कर रहे हो, आप अपने केवल एजुकेशन टेक्निकल स्किल्स वगैरह ऐड कर रहे हो, ठीक है। बायोडेटा शेयर नहीं हो रहा वहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया आपका कॉलेज का मतलब खुद का नेम हो गया। तो यहाँ पर आप लोकेशन ऐड कर सकते हो, लोकेशन में अपना जो है स्टार्टिंग में नेम के नीचे आप अपना लोकेशन ऐड करो, उसके बाद अपना प्रोफाइल वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अपना इमेज को, अपने फोटो को रिमूव करना है यहाँ से। और यहाँ पर जो आपने टेम्पलेट यूज़ किया है वो टेम्पलेट थोड़ा और प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर देखो गैप है यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट आपने ज़्यादा यूज़ किए हैं, हाइपन ज़्यादा यूज़ किया है, यहाँ पर भी ये चीज़ें यूज़ की है। तो कोशिश करो कि आपने ब्लेड पेन मतलब जहाँ आपने हाइपन ज़्यादा यूज़ किया है वहाँ पर जो है, जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल एक नीचे, जस्ट नीचे लाइन में होना चाहिए। जैसे जस्ट आपका, आपने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट मतलब नीचे, जस्ट नीचे चलते हैं। देखो, आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट का नाम यूज किया है, उसके बाद अपने एक टैग स्टैक भी आप यूज कर सकते हो। एक मिनट, उस प्रॉब्लम आ रही है। आपने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम यूज किया है, उसके बाद अपना टैग स्टैक भी आप यूज कर सकते हो। जस्ट ए मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस जो ऐड किया है, और एक्सपीरियंस के बाद जो आपने बुलेट पॉइंट और या आपने जो हाइपन का यूज किया है वो रिमूव कर सकते हो। जस्ट आपको नीचे जो आपने प्रोजेक्ट में ऐड किया है, प्रोजेक्ट में टैग स्टैक यूज करो, ठीक है। टैग स्टैक आपने कौन से यूज किया है, आपने कौन सी स्किल्स आपने ऐड की है, उसके बाद जो आपने प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन लिखा है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन करो उसको। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखो कि जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताए कि ये किस टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। और टेम्पलेट वगैरह तो आपका है नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हेडर, लोकेशन। लोकेशन नहीं है, लोकेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा, इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा। एजुकेशन डिटेल को आप डाउन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और नीचे एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो टैक्स अलाइनमेंट आपने प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं किया, यहाँ पर टैक्स अलाइनमेंट आपने प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं किया। और टैक्स अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है आपके। और प्रोजेक्ट में आपने गिटहब आप ऐड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपने सही से ऐड नहीं किया, ठीक है। उसका प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि किस टाइप से आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है। और टेक्निकल स्किल तो आपकी काफ़ी कम हो सकती हैं, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स में आप अपने कोर सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कोर सब्जेक्ट कौन से हैं आपके। और यहाँ पर नीचे सर्टिफिकेट वगैरह, कंटेंट में प्रॉब्लम है, कंटेंट आपने सही से यूज नहीं किया, ठीक है। जो आपका जो अलाइनमेंट है आपका टैक्स का, देखो यहाँ पर गैप है, ठीक है। जो आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर भी शायद आपके टेम्पलेट में हो सकती है दिक्कत। ये गैप गैप दिखा रहा है, ठीक है। टेम्पलेट अपना दूसरा चेंज कर सकते हो। और इनका देखें तो देखो, इनका तो मैं देखने का मन भी नहीं कर रहा मेरा।
क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें कुछ ऐड ही नहीं किया। प्रोफाइल समरी में ये वाला गैप है। हेडर आपने सही से यूज़ नहीं किया है। टेक्निकल स्किल्स में देखो किस टाइप से ऐड किए हैं। और देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट में गैप दे रखा है। यहाँ पर गिटअप का ऐड भी नहीं किया, गिटअप का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन से इसे ऐड नहीं किया। अंत में आराम ही देखो क्या हिंदी भी ऐड कर दिया उन्होंने। सर्टिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं है, तो ये शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा, इसको चेंज कर देना। हाँ ये भी देखो यहाँ पर उन्होंने CGP लिखा हुआ है। हेडर उन्होंने सही से यूज नहीं किया। और कॉलेज को नीचे डाउन में लिख सकते हो। और सबसे पहले स्किल्स और सर्टिफिकेशन ऐड कर दिए हैं। और स्किल्स और सर्टिफिकेशन ऐड तो इन्होंने किया है। और स्किल्स और सर्टिफिकेशन में भी आपने प्रॉपर तरीके से स्किल्स वगैरह ऐड नहीं किए, केवल 2 लाइन में आपने पूरा डिफाइन कर दिया। तो प्रोफाइल समरी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। और गिटहब का आप लिंक ऐड कर सकते हो यदि करना चाहो। यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो। टैग स्टैक आपने प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं किया। टैग स्टैक, आप टैग स्टैक क्यों नहीं यूज करते हो? कि टैग स्टैक में आप बताओगे तो सही आपने कौन कौन से स्किल्स आपने यूज किए हैं, कौन कौन से आपने मतलब स्किल्स वगैरह यूज किए हैं। उसकी एक लाइन तो बनाओ। आपने पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख देते हो, डिस्क्रिप्शन में चाहे आप कुछ भी लिख दो। एक टैग स्टैक आपको मतलब बता देता प्रोजेक्ट के बारे में कि आपने कौन कौन सी इस प्रोजेक्ट में अपने टेक्निकल स्किल का यूज किया है। ठीक है। वो किसी के रिज्यूम में मुझे नहीं मिली। ठीक है। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अपना जो हेडिंग आप एक बार चेक कर लेना, मतलब इसको ब्लू हेडिंग्स करो। और ऑर्डर ऑफ हेडिंग को चेंज चेंज कर लेना। और अपना लिंक वगैरह अपना ऐड कर देना, गिटहब का लिंक नहीं है इसमें। ठीक है। और टैग स्टैक भी ऐड कर देना प्रोजेक्ट वाले में। हाँ। तो इतने ही थे आज के रिज्यूम। ठीक है। हाँ इतने ही थे आज के रिज्यूम में। और मैं अब दिखाता हूँ आपको एक सैंपल, जिस टाइप से आपको रिज्यूम जो है बनाना चाहिए। इसको पहले हम रिमूव कर देते हैं, ये कल का है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, किस टाइप से इसमें जो फॉर्मेटिंग हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है, वो एक बार देखो, अपने रिज्यूम के साथ कंपैरिजन करो। ठीक है। या इसमें देखो आपका प्रॉपर तरीके से रिज्यूम है या नहीं, एक बार कंपैरिजन कर लेना अपने रिज्यूम के साथ इसके साथ। ठीक है। देखो पूरा नेम इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एड्रेस इन्होंने यूज किया है। ठीक है। और उसके बाद अपना लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, गेटअप प्रोफाइल हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर भी हो गया। तो पूरा हेडर तो पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो टेक्निकल स्किल्स यूज किए हैं, टेक्निकल स्किल्स भी प्रॉपर तरीके से ठीक है। देखो इन्होंने जो अपने कोर सब्जेक्ट भी ऐड किए हैं, जो आप नहीं ऐड करते हो अपने, यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है कोर सब्जेक्ट आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो एक बार बता दीजिए मुझे, वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं? जल्दी लिखो। ओके ओके। वॉइस क्लियर है या नहीं? वॉइस क्लियर है या नहीं, एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है। तो इन्होंने टेक्निकल स्किल्स यूज किए, और टेक्निकल स्किल में सब कुछ ऐड किया है। देखो अपने कोर सब्जेक्ट भी ऐड किए हैं। जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, ऊप्स हो गया, डीएसए हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क इन्होंने ऐड नहीं किया। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीवीएमएस हो गया, ये आपको ऐड करना है जब आप यदि जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि एक राउंड आपका कम कोर सब्जेक्ट का भी होता है, आपको पता है। एक 4 राउंड होते हैं किसी भी कंपनी में, मतलब किसी भी ऐसे अपने अपने कंपनी राउंड कराती हैं। कोई 2 राउंड में शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, या कोई अच्छी कंपनी होती है वो 4 राउंड होता है उसमें। ठीक है। तो उसमें एक राउंड आपका टेक्निकल जो राउंड होता है, उसमें आपके प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है, आपके कोर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए अपने रिज्यूम में आपको ऐड करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस को ऐड किया है, उसमें पूरा तरीके से डिफाइन किया है।
कि क्या क्या इन्होंने उस कंपनी में काम किया है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एजुकेशन डिटेल को ऐड कर दिया, क्योंकि इनका एजुकेशन मतलब जो कॉलेज है वो ठीक है, ठीक है। इनका जो कॉलेज है वो ठीक है, तो इसलिए इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के बाद अपना एजुकेशन डिटेल को ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद इनके प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट में इन्होंने पूरा तरीके से डिफाइन किया है कि इन्होंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है और किस टाइप से वर्क कर रहा है। उसके बाद अचीवमेंट देख लो, सर्टिफिकेशन देख लो। अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन में हाईलाइट भी चीज़ें की हैं। और उसके बाद अपनी लिंक भी इन्होंने ऐड किया है। तो इस टाइप से प्रॉपर तरीके से एक रिज्यूम बनाया जाता है, ठीक है। एक अलाइनमेंट देखो, पूरा अलाइनमेंट देखो अपना। एक अपने रिज्यूम को एक बार इनके साथ कंपैरिजन कर लेना कि जो आपके टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट था अपने रिज्यूम का, ठीक है। आपका हेडिंग कहीं और लिखा हुआ है और कंटेंट आपने कहीं और लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने डिस्क्रिप्शन कुछ और ऐड कर दिया है। तो कुछ भी मतलब आप एक प्रॉपर मैनर से चलोगे तो यहाँ पर अपना एक कंटेंट आपने इन्होंने पूरा तरीके से ऐड किया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ठीक है। जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट में भी सेम चीजें ऐड की हैं। देखो, ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन, और फर्स्ट या सेकंड लाइन में इन्होंने पूरा बता दिया कि किस टाइप से इनका प्रोजेक्ट है और किस टाइप से इनका प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो अलाइन सबसे मेन चीज है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आप अपने रिज्यूम में प्रॉब्लम करते हो वो टैक्स अलाइनमेंट होता है, ठीक है। आपने ऑर्डर मतलब हेडिंग कहीं और लिखा है, स्पेस देकर आपने कंटेंट और कहीं ऐड किया है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो भी खराब होती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो फॉन्ट आप यूज करते हो, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी आप अपना अपने हिसाब से ऐड करते हो। और जो आपका टेम्पलेट है, ठीक है, वो भी आपका प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो ये चीजें, इन चीजों पर ध्यान दो, ठीक है। जो टैक्स अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, आपका फॉन्ट का टैक्स क्या है, टैक्स का जो फॉन्ट है, और उसके बाद टेम्पलेट आपने किस टाइप से यूज किया है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें जब आप सेंड करते हो, और इससे ही आपका जो एटीएस स्कोर इम्प्रूव होता है। और आप यदि कंटेंट को प्रॉपर तरीके से ऐड करते हो उसी तभी आपका जो एटीएस स्कोर है वो इंक्रीज होगा। और एटीएस स्कोर को चेक करने के लिए बेस्ट वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, रिज्यूम वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वेबसाइट का आप यदि यूज करते हो और अपना रिज्यूम को सबमिट करते हो तो ये अपना एटीएस स्कोर बता देती है। और उसके बाद इसका भी एक कोई सब्सक्रिप्शन टाइप का है, बट आपको एटीएस स्कोर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो आपका जो एटीएस रिज्यूम का एटीएस स्कोर है वो फ्री में आप देख सकते हो। बट आप यदि चाहते हो कि आपके रिज्यूम में किस किस मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए इस वेबसाइट पे एक सब्सक्रिप्शन है, वो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस सब्सक्रिप्शन को परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपना एटीएस स्कोर देखना है, ठीक है। और ये जो रिज्यूम है, आप इसके एटीएस स्कोर की बात करें हम, तो एटीएस स्कोर इसका 92 है, ठीक है। इसका जो एटीएस स्कोर है वो 92 प्लस है। अब देख सकते हो, यदि इसमें और थोड़े बहुत चेंजेस करें हम, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल केवल हम इसमें हाइपर लिंक वाला ऐड कर दें, केवल वन वर्ड वाला, और कुछ और भी चीजें हम इसमें चेंज करें, तो इसका जो एटीएस स्कोर है वो 100 तक जा सकता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप के टेम्पलेट को आप यूज करो, और एक बार इसका आप फोटो क्लिक कर सकते हो, और इसमें आप अपने डॉक्स में बना सकते हो। और यदि आप चाहते हो इसकी एडिटेबल आपकी मतलब फाइल आपको मिल जाए, इसका एडिटेबल आपको, जहाँ पर आपको केवल डिटेल चेंज करनी है, तो उसके लिए आप क्रैको कैंपस की वेबसाइट पे जाना, और उसके जो रिसोर्सेज वाले सेक्शन में आप एक बार इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसको या तो आप डॉक्स में बना सकते हो सेल्फ, नहीं तो आप फिर इसके एडिटेबल जो फाइल है उसके लिए आपको क्रैको कैंपस की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और जो आपका रिसोर्सेज वाला सेक्शन है वहाँ इसकी एडिटेबल फाइल को आप देख सकते हो। वहाँ इस अपनी डिटेल को आपको चेंज करना है, फिर उसके बाद अपना एटीएस आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। अब जो भी आपके डाउट हैं वो एक बार लिख देना, क्योंकि हमारे जितने भी आज के रिज्यूम थे वो हमने रिव्यू कर दिए। अब जो आपके डाउट हैं वो एक बार बता दो, उसके बाद फिर हम इस लाइव को एंड करते हैं। और जिनके जो रिज्यूम रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि देखो हम जो एक ऑर्डर में चल रहे हैं, जिन्होंने जल्दी सबमिट किया है उनका जो सबसे फर्स्टली नंबर आ जाएगा।
और जिन्होंने थोड़ा लेट सबमिट किया है तो उनको थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। तो हम एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो बट जितने भी मतलब गूगल फॉर्म सबमिट किया है, अपना रिज्यूम सबमिट किया है, उन सबका रिज्यूम एक बार चेक जरूर होगा। तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपका रिज्यूम मतलब चेक नहीं किया गया। तो सबका रिज्यूम चेक होगा, बट एक ऑर्डर में। तो अब जो आपके डाउट हैं एक बार मुझसे पूछ लो, और नहीं तो फिर इसका जो हम एक बार, आप वॉइस आपकी क्लियर है या नहीं मेरी? जो भी डाउट है एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर हम इस सेशन का एंड करते हैं। जल्दी लिखो जो भी डाउट है आपको। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कल हमने एक लाइव सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें एक या दो कमेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कि आपको दूसरों से सीखना चाहिए कि मतलब आपको दूसरों से सीखना चाहिए कि वो कैसे रिज्यूम रिव्यू करते हैं, ठीक है। उन्होंने इस टाइप का लिखा हुआ है मेरे बारे में। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दूं कि पहले तो ये जो रिज्यूम रिव्यू है वो फ्री है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका इंडिविजुअल रिज्यूम रिव्यू नहीं हो रहा। यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने सबमिट किया है। उनका भी हमें रिज्यूम रिव्यू करना है। यदि मैं एक दिन में एक रिज्यूम रिव्यू करूँ तो उनका एक साल लग जाएगा नंबर आने में, ठीक है। तो पूरा हम फोकस एक रिज्यूम पर नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल रिज्यूम को देखना पड़ता है क्योंकि हम और भी स्टूडेंट का कर सकें, ठीक है। सेकंड चीज, कोई आपको एक्स्ट्रा चीजें दे रहा है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई मतलब फीस नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता। आपको जब एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर मेरा 2 से 3 आवर का टाइम यहाँ पर चला जाता है मेरा, ठीक है। इस टाइम को मैं कहीं और भी दे सकता हूँ, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो रिज्यूम है वो, मैं मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ आपको। तो उस चीज़ की वैल्यू करना सीखो। ऐसे लिख देने से आपका ये नहीं है कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हो, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपका रिज्यूम रिव्यू और भी अच्छे तरीके से हो सकता है तो वहाँ जाकर आप करा दीजिए। आपको जब पता लग जाएगा कि वो कितना चार्ज लेते हैं। और मैं बेस्ट और बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ से आपको कराना चाहिए। एक वेबसाइट है टॉपमेट की, ठीक है। टॉपमेट में आपको बहुत सारे एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो रिज्यूम रिव्यू करते हैं, ठीक है। वहाँ जाकर कराइए और आपको उनका सब कुछ पता लग जाएगा कि वो किस टाइप से करते हैं, क्या पेमेंट होता है उनका। तो जब आप देखोगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है तो वास्तव में उसकी कोई चीज़ वैल्यू नहीं करता कोई। तो इसलिए जो आप यदि रिज्यूम रिव्यू कराना चाह रहे हो तो आप किसी एम्प्लॉय से, आप यदि मतलब उनसे आप करवाना चाह रहे हो तो वहाँ आप जाकर करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं।